चलो कल लास्ट जो डेंसिटी ऑफ कंप्रेस लिक्विड था उसके बाद का पार्ट रह गया। कल हम लोगों ने यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी का डिफरेंट केसेस पढ़ लिया था, बल्क मॉडल्स भी पढ़ लिया था। आज हमारा टॉपिक है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो सिंपली एक यहाँ पर एक क्यूबिकल शेप का बॉडी हमने दिखाया, यहाँ पर एक अप्लाइड फोर्स टेंजेंशियली एक्ट किया तो इसका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया इस एज से। यदि फोर्स आप अप्लाई करोगे तो यहां से जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो इनिशियली मान लो ये पोजीशन ए बी है और ये सी पोजीशन है। तो ये पोजीशन जस्ट ए मिनट, एक कॉल। तो यहां पर ये अप्लाइड फोर्स जब एक्ट करेगा तो ये ए बी सी पोजीशन है, तो ये बी का नया पोजीशन बी डैश बन गया, सी का नया पोजीशन सी डैश हो गया। इसी तरह से ये सेगमेंट यदि आपने सपोज डी ई एफ को रिप्रेजेंट किया तो यहां फोर्स अप्लाई करने से ई का पोजीशन नया ई डैश और एफ का नया पोजीशन एफ डैश हो गया। और ये जो एंगल फॉर्म किया ये एंगल हमारा फाई है, ठीक। तो यहां पर जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्स जो बी बी डैश के कॉरस्पॉन्डिंग होगा और ये लेंथ हमारा एल है। तो यहां ये tan फाई का वैल्यू जब हम लिखेंगे तो ये बन जाएगा बी बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी। बी बी डैश हमारा एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है या डेल्टा एक्स को, ए बी एल को रिप्रेजेंट करेगा। तो tan फाई हमारा एक्स बाई एल को रिप्रेजेंट किया। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को डिफाइन करते जो हमने फोर्स अप्लाई किया वो टेंजेंशियली अप्लाई किया, इसलिए हम इसको कहते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। और टेंजेंशियल स्ट्रेस को डिवाइड कर देंगे शेयरिंग स्ट्रेन से। तो ये शेयर स्ट्रेन भी कहते हैं, शेयरिंग स्ट्रेन भी कहते हैं। अब टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेन हमारा हो गया tan फाई, मीन्स एक्स बाई एल के फॉर्म में लिख देते हैं। ये क्वांटिटी बन जाता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में हम लोग जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो टेंजेंशियली कर रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल में कैसा फोर्स था? सॉरी, यंग्स मॉडुलस में लॉन्गिट्यूडनल, बल्क मॉडुलस में नॉर्मल था। ठीक है, इसको नोट कर ले, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके रिजल्ट को देखते हैं। हो गया, इरेज करें। तो यहां पर हमारा वैल्यू ऐसा ही है, डिफाइन कर दिया, रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू शेयरिंग स्ट्रेन या शेयर स्ट्रेन लिखे। ईटा इसका सिंबल हो गया, फोर्स अपॉन एरिया ए लिखा और tan फाई एक्स बाई एल के फॉर्म में। अब नेक्स्ट टर्म है पॉइसन रेशियो। पॉइसन रेशियो सिग्मा से रिप्रेजेंट होता है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को जो लिखा है इस फॉर्म में लिखा है। तो यहां इसको समझने की बात है कि सिंपली मान लो कि एक रॉड है और ये रॉड का इनिशियल लेंथ है, इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया और ये अप्लाई करने से ये पार्ट इंक्रीज कर गया।
तो यहां पर जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अलोंग द लेंथ, तो लॉन्गिट्यूडनल लेंथ इंक्रीज कर रहा है, इसलिए डेल्टा एल जो टर्म आएगा वो लॉन्गिट्यूडनल के लिए टर्म आएगा। और सपोज इसको हमने एक फोर्स अप्लाई कर दिया परपेंडिकुलरली टू द लॉन्गिट्यूडनल, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज कर जाएगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होगा, इसका मतलब रेडियस में इंक्रीमेंट, तो रेडियस में इंक्रीमेंट को डेल्टा आर बाई ओरिजिनल, मतलब चेंज इन रेडियस बाई ओरिजिनल रेडियस। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा देख लो, मतलब कहने का मतलब आप ऐसे समझ जाओ, इसको हम एक और एग्जांपल या इसको मिरेज करके इस तरह से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि एक रॉड है, इस रॉड पे हमने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने से यह रॉड थिन हो गया, ठीक, इसमें इतना इलोंगेशन हो गया लेंथ के फॉर्म में। अब इसका रेडियस इतना था, अब ये रेडियस डिक्रीज कर गया, और ये डिक्रीज जो रेडियस किया इसको डेल्टा आर नेगेटिव, रेडियस डिक्रीज कर गया, लेंथ इंक्रीज कर गया। इसके लिए जो एप्लीकेशन हुआ वो लॉन्गिट्यूडनल फोर्स था, इसलिए हम लोग डेल्टा एल बाई एल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन टर्म यूज करेंगे। और डेल्टा आर बाई आर चेंज इन रेडियस बाई ओरिजिनल रेडियस, ये डिक्रीज कर गया, नेगेटिव साइन आएगा, और ये रेडियस जो डिक्रीज किया वो रेडियस का जो ये लाइन है आप इसको समझो परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल, इसलिए हम इसको लैटरल टर्म कहते हैं, इसलिए ये लैटरल स्ट्रेन कहलाएगा। अब यहां पर पॉइसन रेशियो को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और सिग्मा को हम लोग लिख रहे हैं लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लैटरल स्ट्रेन न्यूमरेटर में आ गया और डिनोमिनेटर में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ गया। लैटरल स्ट्रेन हम लोगों ने क्या लिखा, माइनस डेल्टा आर बाई आर, और लॉन्गिट्यूडनल डेल्टा एल बाई एल, इसी को हम लोग सिग्मा पॉइसन रेशियो कहते हैं, जिसका प्रैक्टिकल वैल्यू याद रखना है 0.5 टू -1 होता है, इसी के बीच में ये क्वांटिटी लाई करता है, और ये रेशियो है, इसलिए इसका कोई भी यूनिट और कोई भी डायमेंशन नहीं होता, इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। हो गया? इरेज करें। अब नेक्स्ट टर्म आ जाए, रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट। जितने भी इलास्टिक कांस्टेंट है उसके रिलेशनशिप, हमको डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, हमको रिजल्ट से मतलब है। तो जितने भी इलास्टिक कांस्टेंट है, तो पहला रिलेशन आ गया यंग्स मॉडुलस, ये हमारा कंप्रेसिबिलिटी है, ठीक, नहीं सॉरी, कि यहां पर बल्क मॉडुलस यूज हो गया, बी हमको यूज करना चाहिए था, कोई बात नहीं, और सिग्मा हमारा पॉइसंस रेशियो। तो यहां पर यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और सिग्मा पॉइसंस रेशियो में ये रिलेशन आता है। नेक्स्ट टर्म है यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और पॉइसन रेशियो में ये रिलेशन आता है। नेक्स्ट है पॉइसन रेशियो, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये यहां बल्क मॉडुलस यूज किया है, ऐसे हम लोग बी से यूज कर रहे थे, यहां पर बाय मिस्टेक टाइप ये हो गया। और लास्टली हमारे पास ये रिलेशन है, ये रिलेशन है यंग्स मॉडुलस,
बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो चारों इक्वेशन में सारे जितने भी हम लोगों ने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंक्लूडिंग पॉइसन रेशियो को एक दूसरे से कोरिलेट किया। ये रिलेशनशिप याद रखना है, ये हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई डेरिवेशन नहीं होता है इस पर, डायरेक्ट क्वेश्चन की रिलेशनशिप इन क्वांटिटी के बीच में क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, नोट कर लीजिए या आप हो गया। अब आ जाओ हमारे पास जो लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था इलास्टिक हिस्टैरिसीस। रौनक जी बताइएगा हिस्टैरिसीस का मतलब क्या था? क्या कहा था? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज नॉट रिट्रेस्ड। यदि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रिट्रेस नहीं होता है तो जो कर्व फॉर्म करता है, हम लोगों ने स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो ग्राफ प्लॉट किया था, ग्राफ का नेचर प्लास्टिक रीजन तक ऐसा आ गया था। ये हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट तक स्ट्रेट लाइन था, उसके बाद ये इल्ड लिमिट और फिर ये प्लास्टिक रीजन, और यहां से ये ग्राफ रिट्रेस नहीं होता है बल्कि एक नए पाथ को फॉलो करता है। तो ये जो लूप बनता है इसी को हम लोगों ने हिस्टैरिसीस लूप कहा था। इसका मतलब ये है कि यदि इसका लार्ज प्लास्टिक रेंज हो जाएगा तो ये ग्राफ ऐसे आएगा। इसका मतलब लार्ज प्लास्टिक रेंज होने के कारण से इसका एरिया इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब जितना ज्यादा एरिया इंक्रीज करेगा उतना इलास्टिक हिस्टैरिसीस ज्यादा और एनर्जी का लॉस उतना ज्यादा, मतलब उसमें इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी उतना कम होता जाएगा। क्लियर? यही बेसिक हम लोगों को कॉन्सेप्ट मिला। इसी पर हमारा एक सवाल था जो हमने वहां पर वर्बल बताया था कि जब डिफॉर्मिंग फोर्स को हम अप्लाई करते हैं तो स्ट्रेन चेंज नहीं होता बल्कि एक नया पाथ को फॉलो करता है, और ये लैगिंग ऑफ स्ट्रेन बिहाइंड द स्ट्रेन्स, इसी का नाम हिस्टैरिसीस, इलास्टिक हिस्टैरिसीस। और सिंपली आप जो कर्व है एरिया ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इसको कहते हैं हिस्टैरिसीस लूप। और न्यूमेरिकली इक्वल टू हमने कहा कि एनर्जी के फॉर्म में, मतलब वर्क डन के फॉर्म में होता है। ठीक, अब यहां पर मेन पर्पस हमारा ये है इस ग्राफ को इंडिकेट करने का, ये पर्पस है हमारा कि जैसे सिंपली मान लो कि यहां पर हमने आपको एग्जाम्पल भी दिया था रबर टायर का और कार के टायर का एग्जाम्पल दिया था कि जैसे मान लो कि ये कार ए का जो टायर यूज कर रहे हैं उसके स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व ये है, और ये कार बी के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व ऐसा है। अब इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है? कहता है कि दो रबर टायर है जिसका डिफरेंट हिस्टैरिसीस लूप है, और रबर टायर जो बी हम यूज कर रहे हैं ये हम इजिली यूज कर सकते हैं। रीजन ये है कि इसका एरिया, इसका लूप कम है, इसका लूप ज्यादा एरिया कवर कर रहा है। इसका मतलब यहां पर ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, मतलब जब ये डिफॉर्मिंग फोर्स को हम रिमूव करते हैं तो इसको आने में एक तरह से टाइम ज्यादा लगता है, तो ज्यादा लार्जर एरिया, इसका मतलब इसमें अमाउंट ऑफ वर्क ज्यादा, इसमें एनर्जी का लॉस ज्यादा, इसके इलास्टिसिटी का लॉस ज्यादा, इसमें इलास्टिसिटी का लॉस कम होगा, इसका स्मॉल एरिया स्मॉल एनर्जी लॉस। इसलिए हम लोग रबर बी, या हम कह सकते हैं बी टायर को प्रीफर करते हैं यूज करने की। ये ऑलरेडी पढ़ा रखा, पहले ही पढ़ा दिया था, यहां पर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दिया। आ गया समझ में? अब आ जाए कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील वायर जिसका यंग मॉडुलस दे रखा 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहता द फोर्स रिक्वायर्ड टू डबल इट्स लेंथ, कितना फोर्स हम अप्लाई करें जिससे इसका लेंथ डबल हो। सोचिए, पहले सोचिए क्वेश्चन पर, थोड़ा फोकस करें, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। आपसे सिंपल फोर्स पूछा है,
लेंथ को डबल कर दिया। याद है लेंथ को जब डबल करते हैं तो हम लोगों ने पढ़ा था, देखिए यंग्स मॉडुलस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू स्ट्रेस। प्रीवियस पहला ही हम लोगों ने, यस कल के क्लास में यह था, प्रीवियस क्लास में। यंग्स मॉडुलस फोर्स बाई एरिया, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो 2L माइनस L, L और L कैंसिल, स्ट्रेन का वैल्यू 1। भूल गए? अरे फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ इज चेंज इन लेंथ। ये 2L माइनस L इज इक्वल टू L आ गया। तो स्ट्रेन का वैल्यू क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ की जगह L, ओरिजिनल लेंथ की जगह L, 1 आ गया। यंग्स मॉडुलस किसके बराबर हो गया? स्ट्रेस के बराबर। स्ट्रेस का मतलब क्या हो गया? फोर्स अपॉन एरिया। देन फोर्स इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया। यंग्स मॉडुलस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस, सॉरी प्लस है 2। ओह क्या हो गया? हाँ, ये सब रौनक की वजह से होता है। 2 इंटू 10⁻11 और एरिया कितना? 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर में कन्वर्ट करो 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्या बन गया ये? देखो बताओ। 2 इंटू 0.01 और 10 का पावर माइनस 4, और यहां पर 11 है। कितने आ गए? 11 माइनस 4, 7 आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू, इसको राइट साइड ले जाएंगे तो 2 इंटू क्या आ गया? राइट साइड में माइनस साइन हो जाएगा, तो कितने आ गए? 0.1 का 0.1 का होल स्क्वायर 0.01, ठीक है। 10 पावर माइनस 2, 10 पावर माइनस 4 हो गया। तो 2 इंटू 10 टू द पावर, कैसे हो जाएगा? 10 टू द पावर 7, और ये डेसिमल को आप इधर ले जाएंगे तो -2। तो फाइनली 2 इंटू 10 टू द पावर 5 आना चाहिए, ठीक। ऑप्शन में 5 नहीं है, कहीं मिसिंग है क्या? या तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मे बी। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कैलकुलेट करके देखो तो, 1 पे करके देखो तो क्या आ रहा है? 1 इंटू 10 पावर माइनस 4। 2 इंटू 10 पावर 11 इंटू 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, 2 इंटू, तो 7 आ रहे, वो भी नहीं आ रहा है। तो देखते हैं, हो सकता है हमने कैलकुलेट किया होगा, चेक करते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है 10 पास 6, देखते हैं डी क्यों आ रहा है। ओ सॉरी, 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने ही मिस्टेक किया। तो सेंटीमीटर को ही ना मीटर में कन्वर्ट करोगे, डिजिट को क्यों करो? यूनिट का स्क्वायर है, हमारा ही मिस्टेक है। हम बार बार ब्लेम कर रहे हैं क्वेश्चन को। वही हमने कहा सॉल्व किया हुआ था, हो सकता है। हाँ, तो यहां पर क्या आ गया? चलिए कोई बात नहीं, ऐसा होता है। यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया फोर्स बन गया यंग्स मॉडुलस 2 इंटू 10 टू द पावर 11, और ये 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको लिखने का वे ये होना चाहिए जो हम लोगों ने जल्दबाजी में सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, ये प्रॉपर वे है। इसलिए 2 इंटू 10 टू द पावर 11, 0.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, इट बिकम 0.2, तो राइट साइड में आ जाएगा तो 2, और ये 10 टू द पावर 7 माइनस 1 आ गया। इट बिकम्स 2 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन, बिल्कुल सही। इसलिए हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ टू वायर्स ए एंड बी ऑफ सेम मटेरियल, लेंथ का रेशियो दे रखा 1:2 एंड रेशियो ऑफ दियर डायमीटर इज 2:1, दे आर स्ट्रेस्ड बाय द सेम फोर्स, देन द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ। इंक्रीज इन लेंथ क्या देगा? रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ, तो हम लोग सेम मटेरियल है, इसका मतलब सेम यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला यूज कर ले भाई, फोर्स अपॉन एरिया, चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। अब क्वांटिटी में क्या क्या सेम है? सेम मटेरियल, तो हमको चाहिए इंक्रीज इन लेंथ। तो इंक्रीज इन लेंथ का पहले फॉर्मूला लिख दे, एफ एल अपॉन वाई ए हो गया। अब किस किस पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है? यंग्स मॉडुलस सेम मटेरियल है तो वाई सेम हो जाएगा। अब कहता रेशियो ऑफ लेंथ, मतलब एल कैपिटल जो है वो दे रखा है। रेशियो ऑफ डायमीटर, तो इसको हम डायमीटर के फॉर्म में लिख दे भाई। चलिए ये रहने दे। तो एरिया होता पाई आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई 4, 4 ऊपर चला गया। इसका मतलब किस किस पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है? फोर्स भी सेम है, ठीक, सेम फोर्स दे रखा है तो फोर्स भी सेम हो गया, यंग्स मॉडुलस भी सेम हो गया, सिर्फ लेंथ वेरी कर रहा है और डायमीटर वेरी कर रहा है। 4 और पाई कांस्टेंट टर्म है, तो ये आ गया डेल्टा L1 बाई डेल्टा L2। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, कैपिटल L1 बाई कैपिटल L2 ओरिजिनल लेंथ, और यहां पर डायमीटर की इनवर्सली है तो ये यहां पर नीचे क्या आ जाएगा देख लो, डायमीटर के इनवर्सली है तो यहां L2 सब्सक्रिप्ट है तो ये D1 हो जाएगा और यहां पर D2 हो जाएगा। बोलो क्लियर? L1 और L2 का रेशियो कितना दे रखा है? 1:2, ये लिख दिया। और ये डायमीटर क्या? D2 बाई D1, और D1 बाई D2 कितना है? 2:1, तो ये क्या बन जाएगा? 1:2 का होल स्क्वायर, इनवर्स रिलेटेड है। ठीक, तो फाइनली क्या आ गया? 1/8। तो डेल्टा L1 बाई डेल्टा L2 इज इक्वल टू 1/8। क्या डिमांड कर रहा क्वेश्चन में? रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ 1:8। आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, इसको लॉक कर दिया जाए। हाँ रौनक जी, लॉक कर दिया जाए, 10 लाख रुपए मिल जाएंगे आपको। तो ऑप्शन सी आ गया और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया, बिल्कुल वही एक्सप्लेनेशन है जो हम लोगों ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? बीम ऑफ मेटल सपोर्टेड एट द टू एंड्स इज लोडेड एट द सेंटर। जैसे सिंपली हम लोग जब सेलिंग यूज करते हैं तो इसमें बीम लगाते हैं, ये बीम लगा हुआ क्लासरूम। तो डिप्रेशन एट द सेंटर इज प्रोपोर्शनल। जो डिप्रेशन होता है, कहते हैं ना, जिस समय हम लोग जब इसकी ढलाई करते हैं तो हम जो इसके ऊपर आयरन रॉड लगाते हैं वो वेट के कारण से थोड़ा सा इसको हम लोग डिप्रेशन देते हैं। ठीक है, नहीं देंगे तो हार्डनेस के कारण से ये क्रैक कर सकते, तो वो डिप्रेशन इसको पूछ रहा है। तो कहता किसके प्रोपोर्शनलिटी है? तो यहां पर इसका एक पिक्चर डायग्राम देख लीजिए जिससे आपको समझ में आ जाएगा। यही हमारा बीम है और ये लोड है, ये 2 सपोर्टिंग एंड, ये पिलर मान लो, ये हमारा लेंथ L है और ये इसका विड्थ, ये D और ये डेल्टा डिप्रेशन। इसका फॉर्मूला होता है, ये चीज दिमाग में रखना है, वेट डिप्रेशन जो डेल्टा से रिप्रेजेंट हो रहा वेट, L3/4 यंग्स मॉडुलस BD3। अब कहता है कि यहां पर डिप्रेशन जो है ऑप्शन में दे रखा किसके प्रोपोर्शनलिटी है, तो यहां पर कोई रेडियस नहीं है तो R से इंडिपेंडेंट हो गया। अब सारे ऑप्शन यंग्स मॉडुलस से रिलेटेड है तो यहां पर रिलेशनशिप याद रखेंगे, यंग्स मॉडुलस के इनवर्सली है। ठीक, अब हम लोग आयरन यूज करते हैं। ठीक, तो या आप जैसे मान लो कंपैरिजन दे दे, एक एग्जांपल, स्टील और रबर में किसका यंग्स मॉडुलस या किसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है?
देखिए, आपसे हमने सवाल सिंपली यहां पर पूछा कि यंग्स मॉडुलस तो फॉर्मूला पढ़ का है, और हमने कहा कि विच इज मोर इलास्टिक, इधर रबर और स्टील। यंग्स मॉडुलस फोर्स अपॉन एरिया, change in length upon original length. Young's modulus inversely related to increase in length. Increase in length in steel less than increase in length in rubber. Y inversely proportional, तो Y steel का larger than rubber. It means steel is more elastic than rubber. आ गया समझ में? एकदम फिजिक्स में जो प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, ठीक है? तो डिप्रेशन का ये फॉर्मूला याद रखिएगा, और इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू यंग्स मॉडुलस। हो गया? इरेज करें, लॉक कर दिया जाए रौनक जी? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता, व्हेन ए सर्टेन वेट इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए लॉन्ग वायर, its length increases by 1 centimeter if the same weight is suspended from another wire of the same material, Young's modulus same and length be same but having a diameter half of the first one, then the increase in length। जल्दी से निकालो, देखो तो increase in length कितना आएगा? अभी जस्ट हमने क्वेश्चन कराया है, इंक्रीज इन लेंथ का पहले फॉर्मूला लिखो, डेल्टा एल का फॉर्मूला लिखो, यंग्स मॉडुलस। बिल्कुल वासी, बार बार हम लोग वही प्रॉब्लम कर रहे हैं। डेल्टा एल एफ बाई ए एल बाई वाई, यही है। किस किस क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है चेक करो पहले। लेंथ इंक्रीजेस बाई 1 सेंटीमीटर, तो लेंथ इंक्रीज कर गया। इफ द सेम वेट इज सस्पेंडेड, mg same, f same, length but having a diameter half of the first one, then the increase in length। हाँ, तो एरिया क्या आ गया? पाई डी स्क्वायर बाई 4। ठीक, क्या आता है कैलकुलेट करके देखो। रेशियो निकाल लो ना, डेल्टा L1 बाई डेल्टा L2। क्या क्या चेंज हो रहा भाई? L1 बाई L2 कर दिया, डायमीटर नीचे है तो डी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा इनवर्सली रिलेटेड है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? D1 स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा? D2 स्क्वायर। हो गया। L1 कितना इंक्रीज कर रहा भाई? 1 सेंटीमीटर, इंक्रीजेस बाई 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया? लॉन्ग वायर इट्स लेंथ क्या चेंज 1 सेंटीमीटर, तो डिफरेंस L2 becomes, यदि इनिशियल यदि वैल्यू, if the same weight is suspended but having a diameter half of the first one, और लेंथ में इंक्रीमेंट है, तो L2 becomes, भाई ऐसे फैक्टर आना चाहिए ना, 1 सेंटीमीटर, इसमें 1 सेंटीमीटर इंक्रीमेंट हो गया,
तो इस तरह से तो इनिशियल लेंथ नहीं दे रखा है। अच्छा चलो 1 मिनट चेक कर लेंगे फिर क्या है। d2/d1 कितना आ रहा है? फर्स्ट यदि हम ले रहे हैं d1 कितना है, सपोज तो d1 d मान लेते। d2 क्या बन रहा है? हाफ, इसका मतलब d/2 का होल स्क्वायर। इसको L1/L2 रहने देते, चेक करते हैं क्या आता है। d² कैंसिल हो गया, d² कैंसिल हो गया ना, तो 1/4 बचा, L1/L2 बचा। ठीक, और L2 सपोज हम इसमें इंक्रीज इन लेंथ पूछ रहा, फर्स्ट वन देन द इंक्रीज इन लेंथ, तो इट मींस ये सिंपली क्वेश्चन देखिए ध्यान से, लेंथ कहता है इंक्रीज कर रहा है बाई 1 सेंटीमीटर, और इंक्रीज इन लेंथ सेकेंड में पूछा है, मतलब डेल्टा L2 पूछा है, और डेल्टा L1 दे रखा है। ठीक, तो ये क्वांटिटी सेम है, सेम मटेरियल सेम लेंथ, एंड वाला पार्ट हम लोगों ने नहीं ध्यान दिया, इसका मतलब ये L से कैंसिल हो गया, तो डेल्टा L2 becomes 4 times of डेल्टा L1। तो डेल्टा L1 कितना है? इंक्रीज बाई 1 सेंटीमीटर, इट मींस इट बिकम्स 4 सेंटीमीटर। जल्दबाजी में हम लोग आधा क्वेश्चन पढ़े थे। ठीक है, चलिए हो गया, समझ में आ गया। तो आंसर हमारा कितना है भाई? 4 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन आ गया, बिल्कुल सही है, लॉक कर दिया जाए रौनक जी। डायमीटर को डी की जगह पर हम आर यूज करें, कोई बात नहीं, रेडियस के फॉर्म में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The temperature of a wire of length 1 meter and area of cross section 1 centimeter square is increased from 0 degree Celsius से 100 degree Celsius. If the rod is not allowed to increase in length, but the force required will be. ऐसा क्वेश्चन या ऐसा फॉर्मेट हम लोगों ने कब पढ़ा था? कल की क्लास में। थर्मल स्ट्रेस, गुड, इसने क्वेश्चन को पकड़ लिया। क्या था थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला? थर्मल स्ट्रेस था फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस एरिया एंड डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो आप ये F/A, तो ये अल्फा था, ये टर्म, ये हमारा ए की जगह पर यहां टर्म आया था अल्फा डेल्टा थीटा। क्या पूछा? फोर्स पूछा है, YA अल्फा डेल्टा थीटा। यंग्स मॉडुलस कितना है? 10 to the power 11। एरिया कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 into 10 power -4। अल्फा का वैल्यू कितना? 10 to the power -5। ठीक, डिफरेंस इन टेम्परेचर कितना आ गया? 100 - 0, 100 का डिफरेंस आया। कैलकुलेट करके देखो कितना न्यूटन आ रहा है, कैलकुलेट करके देखो। टेन टू द पावर 4 न्यूटन, बी ऑप्शन। लॉक कर दिया जाए रौनक जी, कंफर्म। 10 टू द पावर 4 न्यूटन। चेक करते हैं, तो ऑप्शन बी आ गया, बिल्कुल सही, 10 टू द पावर 4 न्यूटन। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। छोटा चैप्टर था, तो कल के क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे। रौनक जी अब टाइम पर रहेंगे।